ये कहानी हमें इंडिया पंजाब से भेजी गई है। ये उस जोड़े की कहानी है जो नई नई शादी के बाद ही अभी एक मकान में शिफ्ट हुआ था, मगर वो मकान तो हजारों बरस से किसी और ही मखलूक की अमाजगाह थी। आखिर उस जोड़े के साथ क्या हुआ, आइए जानते हैं इस कहानी में। लेकिन अभी तक जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि उन्हें हमारी कहानियां बर वक्त मिलती रहें। जैसे ही उसने किचन की दहलीज पर कदम रखा, वो अचानक ठिठक कर रुक गई। सामने स्लैब पर कोई अजीब और गरीब चीज पड़ी हुई थी। वो धीरे धीरे कदम उठाती हुई आगे को बढ़ी। खौफ की एक बेख्तियार लहर उसके पूरे रगो रूप में सरायत कर गई। स्लैब पर चूल्हे के पास एक बड़े साइज की चमगादड़ बेहिस्सो हरकत पड़ी थी। ये देखकर वो अचानक वापस पलटी और किचन की दहलीज में आ खड़ी हुई। वो मारे हैरत के अपनी पलकें न झिपका रही थी। आखिर ये काली बदसूरत चमगादड़ हमारे घर में कहां से घुस आई है? उसकी नजरें किचन की दीवारों का मुआयना कर रही थी कि कहीं इसमें कोई शगाफ या रोशनदान तो नहीं कि जिससे ये चमगादड़ उड़कर उसके किचन में आ घुसी थी। लेकिन वो ये देख के हैरान हो गई कि किचन के रोशनदान में तो जाली लगी हुई थी और उसके अलावा कोई सुराख भी ना था कि जिससे वो अंदर आ गई हो। पर ये चमगादड़ कहां से आ गई? उसके जहन में बहुत से सवाल गर्दिश करने लगे। अरे नसरीन खाला, कहाँ रह गई हैं? जरा इधर तो आइए। उसके चेहरे पर हैरत और खौफ के मिले जुले तासुरात थे। उधर खाला भी आवाज सुनकर हाथ में झाड़ू पकड़े भागी भागी आई। अरे बेटा, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? वो दिखे खाला, स्लैब पर पता नहीं क्या बला पड़ी हुई है। मैं तो हैरान हूं कि किचन में कोई सुराख भी नहीं है और रोशनदान पर भी जालियां लगी हैं, तो फिर ये कमबख्त मेरे घर में कैसे घुस आई? उसने सवालिया नजरों से खाला की जानिब देखते हुए कहा। अरे खाला, आप करीब न जाएं, कहीं ये आपको कोई नुकसान न पहुंचा दे। वो किचन की दहलीज पर खड़ी हिदायत दे रही थी। अंदर जाने की उसमें हिम्मत न थी। अरे बेटा, कुछ नहीं होता। ये कहकर काम वाली खाला थोड़ी सी आगे बढ़ गई। खाला ने अपने हाथ में पकड़े हुए झाड़ू की मदद से चमगादड़ को जरा सा हिलाया तो चमगादड़ एकदम हरकत में आई और तेजी से फड़फड़ाती हुई नादिया के कंधे को छूती हुई किचन से बाहर निकल गई। ये देखकर नादिया का दिल हलक में आ गया था और वो खौफ के मारे फर्श पर गिर पड़ी। गिरते हुए नादिया ने एक जोरदार चीख मारी थी। चमगादड़ के एकदम फड़फड़ाने से खाला की भी खौफ से जान निकल गई थी। खाला ने नादिया को पानी पिलाया और दूसरे कमरे में ले जाकर सोफे पर बिठा दिया। लेकिन नादिया की हालत तो ऐसी थी जैसे उसने कोई जिन या भूत देख लिया हो। नादिया ने अहमर को फोन किया और तमाम वाकया सुनाया। यार नादिया, कोई बात नहीं, मैं घर आकर अच्छी तरह से चेक करूंगा। अगर कोई कवाड़ टूटा है या रोशनदान की कोई जाली फटी हुई है तो मैं कल मुरम्मत करा दूंगा। तुम परेशान ना हो, मैं 3 बजे तक आ जाऊंगा। ये कहकर अहमर ने फोन रख दिया। आप लोगों के आने से पहले ये घर कुछ अरसा बंद रहा था और बंद घरों में ऐसी चीजें निकल ही आती हैं। आप परेशान ना हो बीबी जी। खाला की इस बूदी दलील पर नादिया ने उसे घूर कर देखा, क्योंकि वो पिछले 3 दिन से खाला के साथ मिलकर घर की सफाई कर रही थी। नादिया और उसके शौहर को अभी इस मकान में शिफ्ट हुए बस 3 दिन ही गुजरे थे। अंदरून शहर के एक बेहतर मोहल्ले में उन्हें ये मकान काफी सस्ते दामों मिल गया था। अभी उन्हें इस मकान में आए एक ही दिन हुआ था जब अगले दिन सुबह के बैरूनी दरवाजे की घंटी बजी। उनके इस घर में शिफ्ट होने के बाद उनके दरवाजे पर यह पहली दस्तक थी। नादिया हैरान हुई कि भला हमारे घर इस वक्त कौन दस्तक दे सकता है। अहमर तो पहले ही ऑफिस जा चुके हैं, हो सकता है शायद वही वापस आए हों। नादिया ने अंदर से आवाज दी, कौन? तो दूसरी तरफ से एक नसवानी आवाज बरामद हुई, बीबी जी, मैं नसरीन हूं, दरवाजा खोलें। नसरीन? कौन नसरीन? मैं तो किसी नसरीन को नहीं जानती। खैर, नादिया ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला। उसके सामने एक दरमियानी उम्र की औरत नर्म मुलायम मुस्कुराहट लिए उसके सामने खड़ी थी। सलाम बीबी जी, मेरा नाम नसरीन है, मुझे सब खाला खाला कहते हैं। आप लोग शायद यहाँ नए शिफ्ट हुए हैं, लेकिन आपसे पहले जो बाजी यहाँ रहती थी वो तो मुझे बहुत अच्छी तरह से जानती थी। मैं इस घर की सफाई करती थी और उनका झाड़ू पोंछा
और घर के तकरीबन सारे काम मैं ही करती थी। बस मुझ दुखियारी का कोई भी नहीं है। मैं एक बेवा औरत हूँ और लोगों के घरों में काम करके अपने बच्चों का पेट पालती हूँ। उसने एक ही सांस में अपना तारुफ नादिया से करा दिया था। ये जो गली की नुक्कड़ पर सब्ज गेट वाला घर है ना बीबी जी, फरत बाजी का, मैं वहीं काम करती हूँ। आजकल हालात कुछ अच्छे नहीं, लेकिन आप फिर भी अपनी तसल्ली कर लें, मैं कोई ऐसी वैसी औरत नहीं। अरे अरे, ऐसी कोई बात नहीं। नादिया जरा सी शर्मिंदा हो गई। शायद खाला ने उसकी जांचती नजरों के जवाब में ये वजाहत पेश की थी। ठीक है खाला, आप आज दोपहर से ही आ जाइए। ये कहकर वो दरवाजा बंद करके अंदर की तरफ आ गई। नादिया को ये औरत जरूरतमंद और शरीफ लगी थी। दोपहर को खाला आ गई और उसने बड़ी दिलजमी से काम किया और शाम को वापस चली गई। अगले दिन ही अहमर के ऑफिस जाने के बाद ये चिमगादड़ वाला वाकया पेश आ गया था। वैसे खाला एक बात तो बताएं, नादिया खाला से मुखातिब होते हुए बोली। ये घर कब से बंद पड़ा था? खाला झाड़ू देते हुए रुक गई। बेटा, ये तो काफी अरसे से बंद पड़ा था। कोई गाहक ही नहीं था जो इस मकान को खरीद लेता। मोहल्ले वाले तो सभी जानते थे। अचानक वो बोलते बोलते रुक गई। क्या मतलब, क्या जानते थे मोहल्ले वाले? आप रुक क्यों गई खाला? बोलिए ना। पता नहीं बीबी जी, आप ऐसी बातों पर यकीन करती भी हैं क्या नहीं, मगर हकीकत तो यही है कि यहाँ कई लोग आए और कई गए। आपसे पहले जो राबिया बाजी रहती थी, उनके साथ भी बहुत बुरा हुआ। खुदा झूठ ना बुलवाए, कई अजीबो गरीब वाकयात तो मेरी आंखों के सामने हुए थे। ये बात बताते हुए खाला जरा उसके करीब खिसक आई थी। उसने अपनी आवाज सरगोशी में रखी हुई थी, मानो जैसे नादिया के दिल में कोई खौफ पैदा कर रही हो। नादिया ये सुनकर एकदम से उछल गई। अरे खाला, ये क्या कह रही हो? हाँ बेटा, कहने वाले तो यही कहते हैं कि ये घर आसेब ज़दा है। यहाँ तो कोई टिकता ही नहीं। बड़े बड़े नुकसान उठाए हैं लोगों ने। मैंने तो खुद अपनी आंखों से ये होते हुए देखा कि राबिया बाजी के तीनों बच्चे मर गए। हाय बेचारी, मुझे तो उस पर बड़ा तरस आता है। यकीनन ये घर आपको बड़े सस्ते दामों मिला होगा, तभी तो आपने खरीदा है, वरना इसे तो कोई खरीदने तैयार ही ना था। सारी बातें बताकर वो कयास सराई करने लगी। खाला, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। नादिया ने सकूत को तोड़ते हुए बोला। बीबी जी, मैं सच कह रही हूँ। अचानक एक रात को राबिया बाजी के तीनों बच्चे गायब हो गए। सुबह उठकर दोनों मियाँ बीवी ने उन्हें पागलों की तरह ढूंढा। पूरा घर, सहन, बल्कि पूरा मोहल्ला ही छान मारा, मगर बच्चे उन्हें कहीं ना मिले। उन्होंने जब घर के पिछले वाले सहन में आकर देखा तो वहां 3 कब्रें बनी हुई थी जो एक ही कतार में थीं। अरे नहीं खाला, ऐसा तो मत कहो। क्यों मुझे डरा रही हो? नादिया ने डरते हुए कहा। अरे हाँ बीबी जी, मैं सच कह रही हूं। जब उन्होंने कब्रें को दी तो उन कब्रों में उन्हीं के बच्चे थे। वो दोनों मियाँ बीवी तो पागल हो गए थे। खुदा दुश्मन को भी ऐसा दुख ना दिखाए। बीबी जी, मैंने तो सुना है कि यहाँ कोई ऐसा जबरदस्त आसेब है जो किसी को भी नहीं बसने देता। इस घर में जो भी रहता है वो उसे बर्बाद करके रख देता है। खुदा आप लोगों को महफूज रखे। इधर सुकड़ी सिमटी बैठी नादिया सांस रोक के आंखें फाड़े खाला की बातें सुनी जा रही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और नादिया चौंक उठी। ओ, अहमर आ गए होंगे। नादिया के मुंह से बेख्तियार निकला। बेटा रुको, मैं 1 मिनट देखती हूँ। खाला ने बात अधूरी छोड़ी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। नहीं खाला, मुझे अकेला न छोड़ो, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। नादिया डर के उसके साथ ही हो ली। अहमर के घर वापस आ जाने पर नादिया ने खाला को छुट्टी दे दी थी और जल्दी से अहमर का हाथ पकड़कर उसे अंदर कमरे की तरफ घसीट लाई। यार अहमर, हमसे तो बड़ी गलती हो गई जो ये घर खरीद लिया। परेशानी और खौफ से उसकी आवाज कपकपा रही थी। अरे यार नादिया, क्या हो गया है? तुम्हें एक चमगादड़ से भी डर लगता है और तुम फोन पे भी इतना घबराई हुई थी। मैं अपनी जरूरी मीटिंग तुम्हारी खातिर छोड़ के घर आया हूँ तो तुम अभी तक उसी हालत में हो। कोई बात नहीं, ऐसा अक्सर हो जाता है, तुम फिक्र ना करो। अहमर, ये बात नहीं, क्या मैंने कभी चमगादड़ नहीं देखी? सवाल तो ये उठता है कि आखिर वो चमगादड़ आ कहां से गई?
और फिर अचानक कहाँ गायब हो गई। अहमर उसकी बात पर जोर से खिलखिलाया, अरे यार, वो कोई हाथी तो नहीं था जो घर या किचन में दाखिल नहीं हो सकता। चमगादड़ थी, आखिर उड़ गई। तुम अपने दिल में ऐसा वहम ना पालो। इसके बाद नादिया ने अहमर को वो तमाम बातें गोश गुजार कर दी जो उसे खाला ने सुनाई थी। अजीब जाहिल औरत है वो। अहमर एकदम गुस्से में आकर बोला, और मुझे हैरत इस बात की है कि तुमने उस अनपढ़ और ज़ईफ़ुल इत्तेकाद औरत की बातों पर यकीन कर लिया। वैसे कमाल है भाई। अहमर, मैं ये बात तो मानती हूँ कि वो अनपढ़ औरत है, मगर उसने मुझे बड़ा हौसला दिया है। वो ना होती तो शायद अब तक मैं बेहोश पड़ी होती। उस वक्त खाला की मौजूदगी ने मेरे दिल को बड़ा हौसला दिया। खाला की वो सारी बातें मुझे झूठ या फर्जी हरगिज नहीं लगती। भला वो कोई मेरी दुश्मन है क्या जो ऐसे मनगढ़ंत वाकयात मुझे घड़ घड़ के सुनाएंगी? आखिर कुछ तो है। यूं ही तो उन्होंने ये बातें नहीं की। अहमर, इस कायनात पर जिन्नात के वजूद से तो इनकार नहीं है ना? और अब आप मुझे एक बात बताएं कि हमें ये घर इतना सस्ता क्यों मिला? क्या आप नहीं जानते थे कि इस इलाके में ज़मीन का क्या रेट है? और इस हिसाब से तो ये घर हमें कौड़ियों के दाम मिला है। आखिर क्यों? कोई तो वजह रही होगी। नादिया, तुम क्यों दो मुख्तलिफ बातों को आपस में जोड़ रही हो? तुम्हें याद होगा कि डीलर ने हमें बताया भी था कि मालिक मकान जल्द अज जल्द बैरून मुल्क शिफ्ट होना चाहता है और उसके पास वक्त भी कम था, इसलिए उन्होंने अपनी जायदाद सस्ते दामों में फरोख्त कर दी थी। प्लीज अब और सवाल मत करना, मुझे जरा आराम करने दो। अहमर की बातें सुनकर नादिया ने मजीद बहस करने का इरादा तर्क कर दिया था, क्योंकि वो जानती थी कि अहमर अपनी जिद का पक्का है और किसी की बात पर भी यकीन नहीं करता। ये रात नादिया पर खासी भारी गुजरी थी। सारी रात वो सो न सकी। कभी उसकी आंखों के सामने वो चमगादड़ आ जाती तो कभी बाजी राबिया के बच्चों वाली कहानी घूमने लगती थी। अगले दिन अहमर के दफ्तर जाने के बाद वो खाला का इंतजार करने लगी। आज वो मामूल से कुछ लेट हो गई थी। आधा घंटा मजीद इंतजार के बाद जब वो ना आई तो उसने धूप लगवाने के लिए बिस्तर उठाए और छत पर जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ने लगी। दरवाजा खोलकर जैसे ही उसने छत पर पहला कदम रखा, खौफ और दहशत से उसकी चीख निकल गई। एक लम्हे के लिए वो पथरा कर रह गई। ये सब उसे अपनी आंखों का धोखा महसूस हो रहा था। पूरी छत पर उस वक्त छोटे बड़े चमगादड़ मौजूद थे। बदसूरत हैयत के बहुत से चमगादड़ छत पर उड़ते फिर रहे थे। नादिया ने उन्हें अचानक देखकर एक झुरझुरी सी भरी। दिन की इस रोशनी में भी उसे ऐसा लगा जैसे वो कोई रात के आखिरी पहर का डरावना ख्वाब देख रही है। एक झटके से ही वो उल्टे कदम नीचे की तरफ भाग आई और बिस्तर सीढ़ियों पर ही गिर गया था। कुछ देर ही गुजरी थी कि खाला भी नाजिल हो गई। नादिया डरते डरते दरवाजे की तरफ गई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो सामने खाला खड़ी मुस्कुरा रही थी। शुक्र है खाला, आप आ गई। वो इससे लिपट गई। अरे क्या हुआ बीबी, खैरियत तो है? बस खैरियत तो नहीं है खाला। ये कहकर उसने सारा वाकया खाला को बता दिया। हाय मेरे खुदा! खाला ने अपने सीने पर 2 हथड़ मारे। बीबी, मेरी बात मानो तो यहाँ से चली जाओ, इससे पहले कि ये आसेब तुम्हें या तुम्हारे शौहर को कोई जानी नुकसान पहुंचाए। नादिया, जो कि पहले ही खौफजदा थी, खाला की बात सुनकर मजीद दहल गई। शाम को अहमर ऑफिस से आया तो नादिया आज का ताज़ा तरीन वाकया उसको सुनाने के लिए बेचैन थी। उसने खामोशी से वो सारा वाकया अहमर को खाना खाते हुए सुना दिया। इधर अहमर भी दिल ही दिल में सोच रहा था कि नादिया को वहम हो चला है, और अगर वो उसे इस बात का एहसास दिलाता है कि वो मुस्तकिल वहम का शिकार हो गई है तो एक नई बहस जन्म ले लेगी। उसने फिलवक्त चुप रहने में ही आफियत जानी। तुम फिक्र ना करो, अल्लाह खैर करेगा, तुम बस जल्दी से मेरे लिए चाय बनाओ। ये कहकर वो वॉशरूम में घुस गया और इधर नादिया मरे मरे कदमों से कमरे से बाहर निकल गई। तकरीबन ठीक 15 मिनट के बाद वो वॉशरूम से बाहर निकला तो शशदर रह गया। वो अपने अटैच बाथरूम की दहलीज पर कदम रखे साकत खड़ा था। बिस्तर की जो चादर 15 मिनट पहले बेदाग थी, अब उस पर जा बजा खून के ताज़ा धब्बे थे। वो ठहरे ठहरे कदमों से आगे बढ़ा। खून के ताज़ा सुर्ख कतरे देखकर वो बहुत ही मुतफक्किर था। उसने जैसे ही उंगली से खून को छुआ तो उसे यकायक एहसास हुआ कि खून उसकी उंगली से बह रहा था, बिल्कुल उसी जगह से जहां से उसने बिस्तर पर मौजूद खून को छुआ था। उसने कंधे पर पड़े तौलिए से उंगली साफ की, मगर खून दोबारा बहना शुरू हो गया। कभी वो हैरत से अपनी उंगली से बहते खून को देखता और कभी बिस्तर पर मौजूद खून के छींटों को।
ये वहम हरगिज न था। अगर यही बात उसे नादिया बताती तो वो कभी भी यकीन न करता, लेकिन ये तो वो अपनी आंखों से देख रहा था। चाय तैयार है अहमर, आ जाएं, मैं कब से आपका वेट कर रही हूँ। अचानक किचन से नादिया की आवाज आई, मगर अहमर वही भूत बने खड़ा रहा। उधर नादिया अपनी ही राव में बोलती हुई अंदर दाखिल हुई, लेकिन अंदर का मंजर देखकर उसकी जबान तालू से चिपक गई। अहमर ने एकदम से चादर को उठाकर बाहर सहन की जानिब फेंक दिया। नादिया डर के मारे अहमर से चिपक गई। वो रात उन्होंने तकरीबन जागते ही गुजारी थी। जब सुबह हुई तो नादिया फिर अहमर से चिपक गई। जब तक खाला ना आए आप मुझे अकेला छोड़कर ऑफिस ना जाइएगा। अरे यार फिक्र ना करो, जब खाला आएगी मैं तभी घर से बाहर निकलूंगा। उसने नादिया को तसल्ली दी। प्लीज अहमर कुछ करें, कोई और घर देखें, हमें जल्द अज जल्द इस घर को छोड़ना चाहिए। पहले तो आप मेरी बातों का यकीन ही ना करते थे, मगर अब तो आज आपने खुद अपनी आंखों से देख ही लिया है कि इस घर में कैसे कैसे अजीबो गरीब वाकयात रोनुमा हो रहे हैं। यार तुम फिक्र ना करो, मैं कुछ करता हूँ। अचानक उसी वक्त बैरूनी दरवाजे की घंटी बजी। लगता है खाला आ गई, नादिया कहती हुई उठ खड़ी हुई और अहमर ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस पहुंचकर वो अपने दोस्त शहरोज के पास गया, जो कि उसका कोलीग भी था। उस दिन ब्रेक में अहमर ने सारी बातें शहरोज के गोश गुजार की। शहरोज सारी बातें चुप करके सुनता रहा। फिर थोड़ी देर बाद उसने सकूत को तोड़ा। मैं एक बाबा जी को जानता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इस सिलसिले में तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। शुक्र है मेरे खुदा। यार फिर कब चले उनके पास? अहमर ने बेताबी से पूछा। जब तुम कहो। ठीक है, आज ऑफिस से वापसी पर चलते हैं, वो झट से बोला, क्योंकि वो जल्द अज जल्द उनसे मिलना चाहता था और अब तो उसे काफी हद तक यकीन भी हो चला था कि घर में आखिर कुछ ना कुछ तो जरूर है। शहरोज से ये बातें करता हुआ वो अपनी शहादत वाली उंगली को गौर से देख रहा था, जहां से कल खून जारी हुआ था। वहां अब भी एक बड़ा और वाज़ेह जख्म का निशान मौजूद था। उधर अहमर के ऑफिस से आने तक नादिया ने खाला को रोके रखा था, क्योंकि वो तन्हा रहने का सोचकर ही पागल होने लगती थी। उस दिन अहमर जब ऑफिस से वापस आया तो उसके हमरा एक लंबी सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग भी थे। अहमर ने नादिया को एक तरफ ले जाकर बाबा जी के बारे में बताया तो उसे उम्मीद की एक किरण नजर आई। बाबा जी ने घर में दाखिल होते ही पूरे घर का बगौर जायजा लिया। घर के तमाम अफराद अहमर, नादिया और हत्ता के खाला को भी घूर घूर कर देखते रहे। फिर अचानक वो हनकार के बोले, घर में कुल कितने अफराद रिहाइश पजीर हैं? इस दौरान वो मुसलसल अपने हाथों में तस्बीह पर कुछ पढ़ते जा रहे थे। खाला बाबा जी की बात सुनकर खुद को ना रोक पाई। हाँ जी, हम तकरीबन 120 लोग इस घर में रहते हैं, उसके मुंह से बेसाख्ता निकला। उधर नादिया और अहमर ने घूमकर उसकी जानिब देखा। उन्हें खाला की दिमागी हालत पर शुबा हुआ। नादिया को खाला से इस बेवकूफ़ी की तवक्को न थी। बाबा जी भी पूरे के पूरे खाला की तरफ मुतवज्जा हो गए। वो गड़बड़ा कर बोली, माफ़ कीजिएगा, मैं सोच रही थी कि आप मकान नंबर पूछ रहे हैं। खाला खसियानी बिल्ली की तरह इधर उधर मुंह मार रही थी और नादिया दिल ही दिल में उसकी बेवकूफ़ी पर हंसे जा रही थी। अचानक बाबा जी ने पूरे घर के दरो दीवार को बागौर देखते हुए बोला, पूरा कुंबा है। अच्छी खासी तादाद है भाई। क्या मतलब बाबा जी? मैं कुछ समझा नहीं। वो बाबा जी को लिए ड्राइंग रूम में आ गया था और नादिया खाला नसरीन को लिए बेडरूम में चली गई थी। समझा देंगे बेटा, इतनी जल्दी ही क्या है, लेकिन फिलहाल उतना ही कहेंगे कि इस घर में जिन्नात का बसेरा है और तादाद भी उनकी अच्छी खासी मालूम हो रही है। मियाँ तुम्हारा काम ज़रा मुश्किल हो जाएगा, ज़रा देर तो लगेगी, मगर अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। तुम कल आना मेरे पास, हम तुम्हें कुछ तावीज़ात देंगे और सारी तफसील भी बता देंगे। और जितना ज़्यादा हो सके घर में कुरान की तिलावत किया करो ताकि तुम मुसीबतों से बचे रहो। इसके बाद बाबा जी उठ खड़े हुए। और हाँ मियाँ, एक बात और भी है। वो जाते जाते अचानक रुक के और फिर पलट कर बोले, घर के तमाम अफराद पर कड़ी नजर रखना। ये आखिरी बात उसकी समझ से बालातर थी। अहमर हक्का बक्का बस बाबा जी की तरफ देखे जा रहा था। उनकी इस बात का आखिर क्या मतलब था? घर में उनके अलावा और फर्द ही कितने थे? वो सख्त उलझन का शिकार हो गया। अगला दिन भी बड़ा अजीब था। वो ऑफिस के फौरी बाद बाबा जी के पास चला गया। वहां पहुंचकर उसकी हैरत की इंतहा न रही जब उसे ये मालूम हुआ
کہ बाबा जी आज हरकतें कल बंद होने की वजह से इंतकाल कर गए हैं। उसने उसी वक्त शहरोज को कॉल करके इतला दी। ये बात सुनकर शहरोज भी हैरान रह गया और अहमद अपना सर पकड़कर नीचे फर्श पर बैठ गया। यार अच्छे भले बाबा जी थे जिन्हें वो कल रात अपने घर ले गया था, आज इस दुनिया फानी में ना रहे थे और बहुत से राज वो अपने सीने में लेकर इस दुनिया से कूच कर गए थे। उन्होंने तो आज तावीज़ देने के साथ साथ अहमद को बहुत सारी बातें भी बतानी थी, मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था और उनके घर के अफराद पर नजर रखने वाली बात ने तो उसे खासा बेचैन कर रखा था। उसे यकीन था कि आज ये राज भी खुल जाएगा, मगर उसकी तो नौबत ही ना आई थी। वो बेहद अफसुर्दा और रंजीदा अपने घर की तरफ वापस आ गया। क्या बात है, खाला जल्दी चली गई क्या आज? घर पर पहुंचकर उसने नादिया से पहला सवाल किया। हाँ, उनको कोई काम था, मैंने उन्हें बहुत रोका मगर वो चली गई। अच्छा सब ठीक है ना घर में? उसने मखसूस से लहजे में पूछा। हाँ अब तक तो ठीक है। यार एक बुरी खबर है। क्या हुआ अहमद? यार नादिया, वो बाबा जी इंतकाल कर गए हैं। क्या कहा? ये कैसे हो सकता है? अभी कल तो वो हमारे घर से गए हैं। वो भौचक्की सी रह गई। एक उम्मीद की किरण जो बाबा जी की वजह से उनके सामने आई थी, अब वो भी खत्म हो गई थी। अब क्या होगा? वो दोनों ही सर पकड़कर बैठ गए। अल्लाह खैर करेगा नादिया, तुम परेशान ना हो। वही मालिक है, वही मुसब्बिबुल अस्बाब, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। अहमद ने हस्बे मामूल तसल्ली दी, मगर नादिया की परेशानी में रत्ती बराबर भी फर्क ना आया। अगले 2 दिन खाला नसरीन गायब थी। वो दोनों हैरान थे कि आखिर बगैर इतला के वो कहाँ चली गई। इन 2 दिनों में उनके सर पर खौफ के साए मंडलाते रहे। ऊपर से रोज कोई ना कोई गैर मामूली सा वाकया घर में होना लाजिम था। कभी छत से किसी के भागने और दौड़ने की आवाजें आती थीं, कभी कमरे की खिड़की से चमगादड़ों की फड़फड़ाने की आवाजें आती। यूं लगता जैसे बहुत सारे चमगादड़ कमरे की खिड़कियों से अंधाधुंध टकरे मार रहे हैं। और कभी पिछले सहन से बहुत सी औरतों के कह सुनाई देते थे। जर्द चेहरा लिए वो खौफ से कांपती रही और हर रात उनके बेड पर खून के छींटे पड़ना तो मामूल की बात हो गई थी। उन दोनों की जिंदगी अजीरन हो गई थी। तीसरे दिन उसके आसाब जवाब दे गए और बर्दाश्त की हिम्मत खत्म हो गई थी। उसे याद आया कि खाला ने उन्हें बताया था कि वो गली के नुक्कड़ पर फरहत बाजी के घर में काम भी करती रही थी। घर में होने वाले पुरअसरार वाकयात में फंसकर उनका दिमाग ऐसा माऊफ हुआ था कि वो अब तक उनके घर भी ना जा सकी थी। तीसरे दिन अहमद के ऑफिस जाते ही वो घर से निकल खड़ी हुई। फरहत बाजी को अपना तारुफ कराने के बाद उसने खाला नसरीन के बारे में पूछा तो वो हैरत से बोली, मैं तो हमेशा से सारे घर का काम खुद ही करती हूँ, आज तक कोई काम वाली नहीं लगवाई। क्या? वो अचानक शशदर रह गई। तो क्या आप खाला नसरीन को नहीं जानती? अरे नहीं बाबा, मैं तो किसी नसरीन को नहीं जानती और ये नाम भी तो मैंने पहली बार सुना है। इस मोहल्ले में जो 2-3 औरतें मुख्तलिफ घरों का काम करती हैं उनको तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ और मुझे तो इस मोहल्ले में रहते हुए 15 से ज्यादा साल बीत गए हैं। फरहत बाजी की बातें सुनकर नादिया के पैरों तले से जमीन निकल गई। फिर नसरीन खाला कौन थी, कहाँ से आई और कहाँ गई? वो हैरत और खौफजदा अंदाज में डूबी हुई फरहत की बातें सुन रही थी। वो उस वक्त इतनी हवास बाख्ता थी कि उसे अपने घर का बैरूनी दरवाजा लॉक करने का भी होश न रहा था। जैसे उसे ये बात याद आई, वो वापस अपने घर की तरफ पलटी। अंदर दाखिल होते ही उसके कदम जैसे जमीन ने जकड़ लिए थे। उसे यूं लगा वो पत्थर की हो गई है। लाउंज में सोफे पर खाला नसरीन बड़ा जमान थी। वो हैरान थी, अव्वल तो खाला ने कभी इतनी जुर्रत ही ना की थी कि सोफे पर इतने बेतकल्लुफाना अंदाज में बैठे। और दूसरा सवाल ये उठता है कि उसे याद था कि जब वो घर से निकली थी तो अपने गेट को ताला लगाया था, लेकिन फरहत बाजी की बातों में उलझकर उसे ख्याल आया कि शायद वो दरवाजा लॉक करना भूल गई है। वो हैरानी से खाला नसरीन को देखे जा रही थी। खाला, आप अंदर कैसे आ गई? वो बड़ी मुश्किल से इतना ही बोल पाई थी। जवाबन खाला ने एक अजीब अंदाज में जोरदार कहकहा लगाया। ये एक गैर इंसानी कहकहा था। उस कहके से नादिया का दिल बंद होने लगा। देखते ही देखते खाला की शक्ल तब्दील होने लगी। उसकी आंखें फैलकर कानों तक पहुंच गई और निचला जबड़ा यूं खुल गया जैसे फालिज ज़दा हो। नादिया हमारे खौफ के बेहोश होने के करीब थी। ये मनाजिर उसके लिए किसी कयामत से कम ना थे। खाला की शक्ल
मजीद बद से बदतर होती जा रही थी। ये हमारा घर है, हमने तुम्हें बहुत समझाया, लेकिन तुम हो के समझते ही नहीं। अचानक खाला की आवाज तब्दील हो गई। छोड़ दो ये मकान और चले जाओ यहां से, मगर तुम लोग हो के समझते ही नहीं हो। चले थे हमें निकलवाने, और वो बुढ़ा पता नहीं खुद को क्या समझ रहा था। उसकी भी छुट्टी करा दी मैंने। ये कहकर उसने एक और जोरदार कहका लगाया। नादिया खौफ के मारे वहीं बुत बनी खड़ी रही। वो इतनी डरी हुई थी मानो उसके जिस्म में जान ही नहीं, और ना ही वो वहां से भाग सकती थी। जो भी हमारे रास्ते में आया है वो जिंदा बच के नहीं गया। ये घर सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा, और मैं यहाँ किसी को नहीं रहने दूंगी। हम हजारों साल से यही रह रहे हैं। पिछले बरस भी अमावास की रात को मैंने उस राबिया के तीनों बच्चे मार डाले। आओ आओ, रहो इस घर में, मैं तुम्हारे बच्चों का भी खून पी जाऊंगी। हा 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 हा, उसने एक जोरदार कहका लगाया। यह सब किसी डरावने ख्वाब की मानद लग रहा था। अचानक घर के पिछले सहन में शोर की आवाज सुनाई देने लगी, और फिर यकायक बहुत ही खौफनाक शक्लों वाली औरतें और अजीबो गरीब हैबत वाले बच्चे धड़ाधड़ लाउंज में दाखिल होने लगे, और देखते ही देखते पूरा लाउंज गैर इंसानी मखलूक से भर गया। पिछले सहन से मुसलसल अजीबो गरीब आवाजें आ रही थीं, जैसे वहां अभी भी बहुत से लोग मौजूद थे। नादिया वहां से भाग जाना चाहती थी, मगर उसकी टांगों में जैसे जान ही ना रही थी। फक चेहरा लिए वो बामुश्किल दीवार का सहारा लेकर खुद को गिरने से बचा पाई थी। वो औरत जिसने खाला नसरीन के नाम से इंसानी रूप धार रखा था, अचानक नादिया के बेहद करीब आ गई। इससे पहले कि वो नादिया को छूती, नादिया चकरा के गिरी और बेहोश हो गई। उधर ऑफिस में बहुत देर से अहमर को एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी, जिसे वो कोई नाम नहीं दे पा रहा था। बार बार काम से तवज्जो भटक जाती। शहरोज ने उसकी बढ़ती हुई बेचैनी नोट की और आखिर बोल उठा, खैरियत तो है यार, तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक तो है? हाँ हाँ, बस पता नहीं क्या हो गया है। नादिया घर में अकेली है, पता नहीं वो किस हाल में होगी, पता नहीं खाला भी आ रही है या नहीं। तुम्हारा जहन तो हर वक्त घर में ही लगा रहता है। कॉल कर लो और नादिया से पूछ लो कि खाला आई है या नहीं आई। शहरोज के कहने पर अहमर ने घर कॉल की, मगर नादिया फोन ही नहीं उठा रही थी। उसने बार बार कॉल की, मगर जवाब ना आया। अब उसकी परेशानी में मजीद इजाफा हो गया था। तुम ऐसा करो, घर का एक चक्कर लगाओ, तब तक मैं तुम्हारा काम देख लेता हूं। शहरोज की तसल्ली पाकर अहमर उठ खड़ा हुआ और तेजी से घर की जाने बढ़ा। घर के दरवाजे पर पहुंचकर वो बड़ा हैरान हुआ। घर के बाहर वाला दरवाजा खुला पड़ा था। नादिया इतनी तो लापरवाह नहीं थी कि वो अपने घर के दरवाजे को यूं खुला छोड़ दे। उसे दिल ही दिल में अनहोनी का एहसास हो रहा था। वो गेट खोलकर अंदर दाखिल हुआ। अंदर से आने वाली अजीबो गरीब आवाजों ने उसे तेज तेज चलने पर मजबूर कर दिया था। वो दरवाजा खोलकर लाउंज में दाखिल हुआ तो अंदर का मंजर देखकर उसकी गिग्गी बंद गई। अहमर ने देखा कि एक भयानक और अजीब सूरत वाली औरत नादिया की गर्दन में दांत गाड़ने वाली है। उसे अचानक बाबा जी की बात याद आई। उसने बावाज़े बुलंद कुरानी आयात की तिलावत शुरू कर दी। जो जो आयात उसे ज़बानी याद थी वो मुसलसल पढ़ता रहा और मारे खौफ के अपनी आंखें बंद कर ली। अब उसने जोर जोर से कुरानी आयात पढ़ना शुरू कर दी थी। अचानक अहमर ने महसूस किया कि कमरे में होने वाला शोर शराबा अब बंद हो चुका है। उसने एकदम से अपनी आंखें खोली। क्या देखता है कि कमरे के एक कोने में नादिया बेहोश हुई गिरी पड़ी है और वो खबीस औरत भी कमरे से गायब थी। वो दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा कर रहा था। अगर वो ऑफिस से घर ना आता तो शायद वो भयानक औरत नादिया का कत्ल कर चुकी होती। वो निहायत बर्क रफ्तारी से नादिया की जानिब बढ़ा और उसे अपने बाजुओं में उठा लिया। वो उसे उठा के सीधा बाहर गाड़ी तक लाया और गाड़ी में डालकर उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। उसका रुख अस्पताल की तरफ था। डॉक्टरों की अनथक कोशिश से नादिया को बचा लिया गया था। डॉक्टर्स का कहना था कि नादिया को गला दबाकर मारने की कोशिश की गई थी, जिस पर उसने बहुत जिद्दोजहद की। अगर उसे अस्पताल लाने में कुछ देर हो जाती तो उसे बचाना नामुमकिन था और ये उकदा भी खुल चुका था। बाबा जी ने घर के तमाम अफराद पर नजर रखने को क्यों कहा था? इस सारे वाक़ये को लेकर अहमर बहुत ही डिस्टर्ब था। अगले रोज ही उसने अपनी नौकरी से इस्तीफा लिया और अपनी बीवी को लेकर अपने आबाई शहर चला गया। आज इस वाक़ये को बरसों बीत गए हैं।
नादिया और अहमर के अब 4 बच्चे हैं, लेकिन अब तक वो उस वाक़ये को भूल नहीं सके और ना ही कभी वो पलटकर उस मकान की तरफ गए। उस दिन से आज तक वो आसेब ज़दा मकान वैसे का वैसा पड़ा है। किसी भी जी रूह ने वहां कदम नहीं रखा। शाम के बाद लोग उस मकान के आगे गुजरने से भी खौफ खाते हैं। उम्मीद करता हूं मेरे दोस्तों को आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर किया करें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।